पंचकुला के सीजेएम पर पत्नी की हत्या का केस, गीतांजलि के घर वालों ने दर्ज कराया रवनीत गर्ग के खिलाफ मुकदमा। गुड़गांव में संदिग्ध हालत में मिला था गीतांजलि का शव। दिल्ली में सेना के बड़े अफसर की खुदकुशी से हड़कंप, मेजर जनरल राजपाल ने घर में लगाई फांसी, वजह का खुलासा नहीं, पटना में थे तैनात। यूपी में बदमाशों में नहीं कानून का खौफ, बिजनौर में 5 दबंगों ने युवती को जिंदा जलाया। आजमगढ़ में पूर्व विधायक मर्डर केस में एसएचओ गिरफ्तार। यूपी में चलती ट्रेन में लुटेरों ने मचाया उत्पात, एसी बॉगी में हथियार दिखाकर लूटपाट, आधा दर्जन यात्री जख्मी। नमो के आगे पूरी बीजेपी नतमस्तक, चुनावी तैयारियों के लिए मोदी ने बनाई 20 कमेटियां। राजनाथ और आडवाणी को छोड़ सभी नेता मोदी के इशारों पर करेंगे काम। टीम मोदी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, मनीष तिवारी बोले हर टीम को हरा देगी कांग्रेस। सीपीआई के अतुल अंजान ने पूछा क्या मोदी के इशारों पर चलेंगे आडवाणी और राजनाथ। मोदी और बीजेपी पर फिर बरसे अन्ना, कहा दोनों है सांप्रदायिक, कभी नहीं दी मोदी को क्लीन चिट, भरोसे के लायक नहीं है किसी पार्टी के पीएम उम्मीदवार। छपरा मिड डे मील हादसे के 5 दिन बाद भी मुख्य आरोपी फरार, कमिश्नर ने जांच में स्कूल प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई के मटका किंग सुरेश भगत मर्डर केस में आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, पत्नी और बेटे पर है कत्ल के लिए सुपारी देने का आरोप। मुंबई में बारिश ने फिर खोली बीएमसी की पोल, लगातार बारिश से कई जगहों पर जमा पानी, दादर हिंद माता सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन की पहली खबर गुड़गांव से, जहां एक जज पर कत्ल का केस दर्ज कराया गया है। पंचकुला में तैनात सीजेएम रवनीत गर्ग के ससुराल वालों ने गुड़गांव के सिविल लाइन्स थाने में उनके खिलाफ पत्नी गीतांजलि की हत्या का केस दर्ज कराया है। आपको याद होगा 4 दिन पहले गुड़गांव के पुलिस लाइन के पास एक पार्क में ही गीतांजलि का शव संदिग्ध हालत में मिला था। गीतांजलि को 3 गोलियां लगी थी। शुरुआती तौर पर खुदकुशी की आशंका जताई गई थी, लेकिन गीतांजलि के परिवार वालों का आरोप है कि गीतांजलि की हत्या की गई है और वो खुदकुशी नहीं कर सकती। गीतांजलि के शरीर पर 3 गोलियों के निशान भी खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल खड़े करने वाले हैं। तो सिविल लाइन्स थाने में ये मामला दर्ज कराया है रवनीत गर्ग के ससुराल वालों ने। हैरानी होती है, जिसका काम है दूसरों को न्याय देना, उसी की क्रेडिबिलिटी पर, उसी पर लगा है एक बड़ा सवालिया निशान। और उनके ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि रवनीत गर्ग जो थे वो तंग करते थे गीतांजलि को, खास तौर पर जब से उनकी 2 बेटियां हुई थी उसके बाद से रवनीत गर्ग का जो रवैया था वो बदल गया था। और सिर्फ रवनीत गर्ग ही नहीं, जो उनकी माताजी थी उनका रवैया भी गीतांजलि के प्रति ठीक नहीं था। परिवार का ये भी कहना है कि गीतांजलि खुदकुशी नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन जिस दिन गीतांजलि का शव मिला उस दिन बात हुई थी गीतांजलि के पिता की उनसे, और गीतांजलि उस समय बिल्कुल ठीक ठाक थी, उन्होंने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। ऐसे में ये दावा करना कि गीतांजलि ने खुदकुशी की है ये गलत है, ये कह रहे हैं गीतांजलि के परिवार वाले, और साफ तौर पर निशाना साध रहे हैं रवनीत गर्ग और उनके परिवार पर, और इसीलिए एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले पर बड़े फूक के कदम आगे बढ़ा रही है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके पास वो खुलासा नहीं हो पाया है कि वो पुष्टि कर सके इस बात की कि ये खुदकुशी है या फिर हत्या का मामला है, इसलिए वो बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल गीतांजलि के शरीर पर गोलियों के 3 निशान मिले, इसके अलावा सिर पर भी एक घाव मिला। ऐसा लगा किसी भारी चीज से उनके सिर पर चोट की गई है। इतना ही नहीं, गीतांजलि रोज पार्क जाती थी तो अपनी बेटियों को साथ लेकर जाती थी, लेकिन उस दिन गीतांजलि अकेले गई थी। अगर किसी को खुदकुशी करनी है तो उसे 3 गोलियां चलाने की जरूरत क्या है? और यही सवाल गीतांजलि के परिवार वाले पूछ रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि गीतांजलि की अगर गीतांजलि की हत्या की गई है तो ये शक की जो सुई है ये उनके इन-लॉज की तरफ जाती है। गीतांजलि के पति सीजेएम रवनीत
घर की तरफ जाती है। और ये वो तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है कि अगर ये सुसाइड है तो गीतांजलि ने घर में ही सुसाइड क्यों नहीं कर ली, उन्हें पाक जाने की क्या जरूरत थी। पुलिस को 2 दिन से ज्यादा बीत जाने पर भी गोलियों का सुराग जो है क्यों नहीं मिल पा रहा। अगर ये मर्डर है और बैलिस्टिक रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। बड़ी बात यह कि जिस शख्स पर यह आरोप लगा है गीतांजलि के मर्डर का, वो उनके पति हैं और वो सीजेएम। गोलियों के खोल क्यों नहीं मिले, 2 दिन बीत चुके हैं और गीतांजलि पुलिस लाइन के झाड़ियों में क्या करने गई। आज इसकी लड़की और अगर उन्हें सुसाइड ही करनी थी तो उसके लिए पार्क में जाने की क्या जरूरत थी। गीतांजलि के पिता आप स्क्रीन पर देख रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। उस दिन उनकी बात हुई है और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऐसे में साफ करता है ये कि गीतांजलि के पति जो हैं वो ही कटघरे में खड़े हैं, क्योंकि उनके रवैये में उनकी दोनों बेटियों के जन्म के बाद एक जबरदस्त बदलाव आया था। गीतांजलि ने इस बारे में अपने परिवार को बताया भी था। थोड़ा अपसेट रहती थी वो, लेकिन जिस दिन गीतांजलि का शव मिला उस दिन वो नॉर्मल थी, क्योंकि 3 बजे उनके अपने पिता से बात हुई थी। तो कई सवाल छोड़ दिए हैं इस पूरे मामले में, जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। 3 गोलियां उन्हें लगी हैं, एक सिर पर भी घाव है। आज इसकी लड़की चली गई। आगे बढ़ेंगे। यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो चलती ट्रेन में भी लूटपाट करने से नहीं हिचक रहे। बीती रात आगरा से मथुरा के बीच चलती ट्रेन में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये जो डकैत थे हथियारों से लैस थे और ये बदमाश जीटी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में चढ़े और चाकू तमंचों के दम पर इन्होंने यात्रियों से लूटपाट की। ये बेखौफ लुटेरे विरोध करने वाले यात्रियों की पिटाई करने से भी नहीं हिचके। इस वारदात में माना जा रहा है करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। आगरा से मथुरा के बीच का ये मामला। हम लोग सोए हुए थे और ट्रेन अचानक रुकी, उसमें 3-4 जन चढ़ के आ गए नकाबपोश। 5 लोग और 5 लोग उन लोग आके सबसे महिलाओं को बैग दो, पर्स दो, मेरा पर्स छीन के ले गए। और उनके हाथ में चाकू था, एक के हाथ में कट्टा भी था, एक ने फायर भी किया। और उसके बाद में पर्स में मेरे पैसे सब, वोटर ID वगैरह सब था, पैन कार्ड वगैरह था। कितने लोगों से लूटपाट करी हुई? जी, कितने लोगों से लूटपाट करी हुई? पूरी बोगी से किया है, किसी को नहीं छोड़ा है सर, पूरी बोगी से किया है। यहाँ तक जी लगभग 5 थे सर, और बड़े से बोरे लेके आए थे। लेडीज लोग का पर्स वर्स सब उसी में भर के देखते रहे। तो एसी कोच में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया इन डकैतों ने, और इसीलिए हम यूपी को कह रहे हैं अपराध प्रदेश अखिलेश का फ्लॉप शो। हम अपराध प्रदेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये आखिरकार यूपी में राज किसका चल रहा है, कानून व्यवस्था को हो क्या गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आजमगढ़ के पूर्व बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह की है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर एक लड़की की है, बिजनौर की ये लड़की है जिसको गांव के ही 5 दबंगों ने जिंदा जला दिया। लड़की पर गांव की पंचायत ने एक दूसरी लड़की को भगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद होमगार्ड के एक जवान और उसके 5 साथियों ने इस लड़की को जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। लड़की ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया और इनमें एक आरोपी जो है वो होमगार्ड का जवान है। आजमगढ़ में पूर्व बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह मर्डर केस में पुलिस ने जैनपुर कोतवाली के एसएचओ विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक के घर वालों ने विजय सिंह के अलावा 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आजमगढ़ के एसपी के मुताबिक आरोपों की जांच की जा रही है। सर्वेश सिंह और विजय सिंह के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जाएगा।
थाना प्रभारी के खिलाफ 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर के मुताबिक उनको कस्टडी में ले लिया गया है। कस्टडी में ले लिया, पुलिस कस्टडी में है। और कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ उनके अलावा? 5 अन्य के खिलाफ पंजीकृत हुआ है। नेम है कि अज्ञात है? नामजद है। वो जांच का विषय है। आप क्या उनसे पूछताछ की गई है? ये इस बारे में उनसे पूछताछ की गई है और उन्होंने ये बताया कि वो मिलने आए थे। तो एसपी कह रहे हैं कि सचिव को पुलिस कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वहां पर पुलिस और अपराधियों में किसी तरह की साठगांठ है? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि जिले में कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? चलिए आपको सुनवाते हैं। आज अच्छा माहौल है, हाँ सन्नाटा है, माहौल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग दुकान पे आ रहे हैं? हाँ दुकान पे आ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार में सब छपाई है। क्या छपाई है? यही जो हत्या हुई है कल का। आज सुबह शांति व्यवस्था ये बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इस वक्त सारी दुकानें कल पहाड़पुर तकिया की तरफ बंद थी, इधर तो अभी शांति है। और आजमगढ़ में दिन दहाड़े मर्डर के बाद अब बात बिजनौर में बेखौफ बदमाशों की, जहां गांव के ही 5 दबंगों ने एक लड़की को जिंदा जला दिया। इन 5 दबंगों में से एक होमगार्ड का जवान है। जमीन पर सफेद कफन में लिपटी ये लाश बिजनौर के मुंडाल गांव में हुई हैवानियत की कहानी बयां कर रही है। मुंडाल गांव में 17 साल की एक लड़की फिर पंचायत के तालिबानी फरमान की बलि चढ़ा दी। गांव के ही 5 दबंगों ने इसे जिंदा जला दिया, क्योंकि गांव की पंचायत ने लड़की पर एक युवती को भगाने में मदद का आरोप लगाया था। जिसके बाद गांव के ही 5 दबंगों ने लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका बयान भी अंकित किया गया है, जिसमें उसने अभियुक्तों के नाम भी बताए हैं, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम कैलाश है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी जो शेष अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और घटना के क्या कारण थे इसके बारे में छानबीन की जा रही है। गंभीर हालत में बिजनौर के जिला अस्पताल में लड़की की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में लड़की ने गांव के ही कैलाश, भीम सिंह, पिंटू, अजय और बबलू नाम के युवकों पर जलाने का आरोप लगाया। मुख्य आरोपी कैलाश होमगार्ड का जवान है। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी कैलाश गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बाकी 4 आरोपी अभी तक फरार है। यूपी में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है, लेकिन हैवानियत भरी इस घटना ने यूपी में पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। तो अखिलेश अपने वादे तो पूरे नहीं कर पाए, लेकिन विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका जरूर मिल गया है। इस बार जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत आई और मुख्यमंत्री के रूप में नौजवान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी बने, तो प्रदेश की जनता के मन के अंदर एक आशा की किरण जगी थी कि शायद कानून व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इतना जल्दी अराजकता का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा, इसकी कल्पना नहीं थी। जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। जब तक सरकार खुलकर इस व्यवस्था के खिलाफ खुद खड़ी नहीं होगी, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ये उनकी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन शासन की जिम्मेदारी है और इससे वो मुकर नहीं सकते। इस तरह की गैंग वॉर अब शुरू हो गई। इस तरह से एक विधायक, पूर्व विधायक और मंत्री और उसके पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको मार दिया गया। तो ये मैं समझती हूँ स्टेट बहुत ही भयावह स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। और तो यूपी में गुंडाराज के चलते अखिलेश आ गए हैं विरोधियों के निशाने पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नरेंद्र मोदी के आगे कैसे नतमस्तक हुई पूरी बीजेपी।
बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अंग्रेजी पर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को राजनाथ सिंह के बयान के बहाने मोदी और संघ पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि राजनाथ सिंह का बयान स्वागत योग्य है, पर क्या इस पर गुजरात का संस्कार धाम और आरएसएस प्रतिक्रिया देंगे? तो ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अंग्रेजी के चलते भारत को काफी नुकसान हुआ है। भारतीय संस्कृति जो है उसे अंग्रेजी के चलते काफी धक्का लगा है। भारतीय संस्कृति को धक्के की बात कही थी राजनाथ सिंह ने, अंग्रेजी पर सवाल उठाए थे और उसी पर जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा राजनाथ सिंह पर और कहा कि क्या आरएसएस और मोदी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी कैंपेन कमेटी के मुखिया नरेंद्र मोदी की राह में खड़े तमाम पार्टी नेता अब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं को मोदी की कैंपेन कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। मोदी को पूरी कमांड सौंपने का विरोध कर रहे लालकृष्ण आडवाणी अब सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई देंगे। मोदी जी को जय श्री राम। क्या ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर औपचारिक ऐलान से पहले का संकेत है? क्या ये लालकृष्ण आडवाणी की सियासी पारी खत्म होने का संकेत है? और क्या ये सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, नितिन और वेंकैया नायडू का कद घटने का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अधिकारों में भी कटौती का संकेत है? इससे भी अलग, जिस पर न केवल पार्टी और बल्कि विरोधियों की निगाहें हैं, क्या बीजेपी के उन तमाम चेहरों ने मोदी को अपना नेता मान लिया है जो उनके विरोध में कभी आडवाणी के साथ तो कभी अंदर खाने खड़े हो जाते थे? नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी। इस समिति में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू, श्री नितिन गडकरी, तीनों हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली जी, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता। मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी में शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और मनोहर पर्रिकर को शामिल कर ये भी बता दिया गया है कि मोदी ही सबके नेता हैं। साथ ही जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा जैसे विरोधियों को पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र कमेटी में डालकर ये बता दिया गया कि पार्टी लाइन से बाहर जाने पर उनकी राह मुश्किल हो सकती है। पार्टी ने यूपीए सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए 1 महीने का वक्त रखा है, लेकिन लड़ाई यूपीए बनाम एनडीए ही हो, इस पर ही जोर होगा। हमारा एजेंडा होगा गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस, सुशासन वर्सेस कुशासन। यानी पिछले 9 साल का कुशासन, यूपीए के कुशासन को हटाओ। विजन डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी गई है। पहली बार मतदाता बने युवाओं को ब्रांड मोदी से जोड़ने की जिम्मेदारी अमित शाह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और पूनम महाजन को सौंपी गई। ब्रांड मोदी का प्रचार करने की कमान सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के कंधों पर होगी। देश भर में बीजेपी 100 रैलियों के जरिए यूपीए के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसकी जिम्मेदारी अनंत कुमार और वरुण गांधी को सौंपी गई है। मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में पार्टी को सत्ता में लाना है। इसके लिए नितिन गडकरी को उन्होंने अपना सिपहसालार चुना है। आखिरकार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को मोदी की अगुवाई स्वीकार करनी ही पड़ी। इससे एक संकेत और साफ है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मोदी की राह से एक और रोड़ा दूर हो गया, यानी एक कदम वो आगे और बढ़ गए। रविंद्र कुमार के साथ दिलीप तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के आगे झुकती नजर आ रही है, नतमस्तक है, लेकिन एनडीए के घटक दल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मोदी के नाम पर खामोश दिख रहे हैं। भाषण में बात कही, आपने कहा कि आज कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता देश में जिस पर देश भरोसा कर सके। आपकी सरकार में ऐसा भरोसेमंद चेहरा कौन होगा? बिल्कुल होगा ना, पहले सरकार तो आने दो, चेहरे बहुत है हमारे पास। क्या नरेंद्र मोदी आपको ऐसे भरोसेमंद चेहरा दिखते हैं? आप चिंता ना करें, मैं और राजनाथ जी साथ में हैं। एक भरोसेमंद चेहरा और एक अच्छी मजबूत सरकार देने का वादा हमने किया है। तो जेडीयू तो मोदी के नाम पर पहले ही एनडीए से अलग हो गया था, अब शिवसेना भी मोदी के नाम पर चुप है। आज दिल्ली में उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी और आपको अपडेट्स भी देंगे। बात करते हैं मुंबई की,
जहां बारिश ने एक बार फिर से बीएमसी की पोल खोल दी है। रात से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दादर, हिंदमाता, मलाड, अंधेरी और परेल समेत कई इलाकों की सड़कों पर घुटने भर पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। रुख राजस्थान का करेंगे, जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि शर्मा परिवार के जयपुर स्थित फेयरमाउंट होटल के लिए विदेश से हवाला के जरिए काला धन भारत लाया गया। सोमैया ने एक दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि इस होटल का स्वामित्व ट्राइटन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसमें शर्मा परिवार की भी भागीदारी है, और एक मॉरिशस की कंपनी शिवनार होल्डिंग लिमिटेड की भी। मॉरिशस जाकर कंपनी का पता लगाया जाए तो इसे फर्जी पाया गया। सोमैया का आरोप है कि मामला मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े होने के कारण सरकार इसे रफा दफा कर रही है। और मैं तो मॉरिशस सरकार के डॉक्यूमेंट भी लेके आया कि वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर जो रतनकांत शर्मा की जयपुर में फेयरमाउंट यानी ट्राइटन होटल कंपनी में मॉरिशस से बेनामी पैसा आया है। उस शिवनार होल्डिंग का पता उसके ऑफिस में मैं जाके आया। बेनामी कंपनी है, वहां पर कुछ मॉरिशस में इसका लेना देना नहीं है। ये सब बाहर का पैसा आया है, किसका है, इसकी जांच हो। तो अशोक गहलोत के बेटे की तरफ उंगली उठा रहे हैं बीजेपी नेता। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद जी मीडिया पर खास मुलाकात राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ।